हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आज मेरे साथ है वो शख्स जिन्हें आप रोज़ मिलते हो, आपके घर वो रोज़ आते हैं, तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा जी। वेलकम टू टेली मसाला सर। थैंक यू नेहा। सर, शो का नाम है यादें रिप्ले जी। तो बेसिकली ये जानना चाहेंगे जिसमें आपके फैंस और करीब से जानेंगे आपको। जी। तो सबसे पहले बताइए शुरुआत किस तरह से हुई? ये पहले से था दिमाग में कि एक्टर बनना है? नहीं, देखिए जिन जगहों पे मैं पला बढ़ा, जहाँ राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में मैं रहा, वहाँ एक्टर बनना तो कहीं मतलब आसपास भी नहीं था। जीवन में शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं अभिनेता बनूंगा। लेकिन हाँ, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये कविता का शौक़ आप में कैसे पैदा हुआ, तो मैं हमेशा उसका जवाब देता हूँ कि मैं शायद ये शौक़ लेके ही पैदा हुआ था। मैं 5-6 बरस का था और तभी कुछ तुकबंदी शुरू कर दी थी मैंने, थोड़ी बहुत, जो जैसा एक बच्चा लिखता है वैसा ही। लेकिन मेरे ख़्याल से उस ज़माने में मेरी दोस्ती किताबों से, मैगज़ीन से बहुत थी। पढ़ता रहता था तो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो 9 साल की उम्र में ही मैं पहली बार राष्ट्रीय मंच पे आ गया कवि सम्मेलन के। बाल कवि शैलेश लोढ़ा, दीपक, उस ज़माने में ऐसा हो बच्चे की तरह के मैं भी अपना कोई उपनाम रख लूँ, तो शैलेश लोढ़ा बाल कवि के तौर पे मंच पे आया। राजस्थान के एक कस्बे सुमेरपुर में सबसे पहली बार वहाँ, और सीधा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पे कविता पढ़ी और वो बहुत प्यार मिला। क्योंकि अगर आप कच्ची उम्र में कोई पक्की बात करते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, खूब, मतलब 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ थी। तो बड़ा वो जो तालियां थी वो मेरे ख़्याल से वो उसी वक्त मस्तिष्क ने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, प्रोग्राम कर लिया कि भाई ये आवाज़ सबसे खूबसूरत आवाज़ है, ये आवाज़ जहन को बहुत अच्छी लग रही है। शायद उसी आवाज़ ने जीवन की एक दिशा तय कर दी। तो बतौर बाल कवि खूब कविताएं पढ़ी देश के मंच पे, और प्रसिद्धि भी ईश्वर ने बहुत दी झोली में। तो कविताओं का ये साथ रहा। फिर डिबेट में नेशनल चैम्पियन रहा और भाषण देता रहा, और स्कूल कॉलेज के ज़माने में चूँकि कवि सम्मेलन में एक बड़ा एक ईश्वर की कृपा से एक मयार हो गया, एक नाम हो गया, एक मुकाम हो गया, लोगों का बहुत प्यार मिला। तो फिर टेलीविज़न ने कहा कि आ जाइए। हाँ। तो पहला शो, पहली कविता याद है आपको, आपने जो लिखी थी जब आपने कहा? देखिए उस वक्त क्या था, इतना जोश था ना उस उम्र में कि एक ही दिन में 8-9-10 कविताएं लिख देता था। उस उम्र में जो 12-13 बरस का था, जब मेरी भाषा यूँ थी कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। क्योंकि जो हिंदी है, जो उर्दू है, वो बड़ी, मतलब जिसको मैं कहूँ, मैं उन्हीं की गोद में पला बढ़ा, किताबों की गोद में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो मम्मी, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक, वो बहुत पढ़ती थी। तो किताबें नहीं, वो मतलब कोई लेखक कोई नहीं, कोई कवि नहीं। वो चूँकि दोनों सरकारी नौकरी में थे, वो दोनों दफ्तर चले जाते थे, मैं घर पे स्कूल अकेला। तो फिर वहाँ से आदत पड़ गई, अकेला खाना लेना, खाना है तो पढ़ते पढ़ते खाता। तो आज भी पढ़ते हुए ही खाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब री एंट्री ली 1995 में वापस, रादर 91-92 में, 1991-92 में फिर से, बाल बीच में थोड़ा सा गैप 2-4 साल का करके, तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, कविताएं बहुत पॉपुलर हुई। तो टेलीविज़न ने कहा कि आई, और फिर पहला शो जो वाहवा उस ज़माने में उसके किया। पहले सर, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपने, आपके माता पिता ने जब देखा कि इतने अच्छे पोएट हो आप, इतना अच्छा लिखते हो, तब उन्हें क्या लगा कि मेरे बेटे को कहीं कुछ, क्योंकि राइटर, अगर कोई बच्चा बोले जी को राइटर बनना है जी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। और लेकिन मैं बहुत मेरे माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सीमित संसाधनों के लोग, सरकारी नौकरी, मतलब तनख्वाह, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, 8-8 महीने तनख्वाहें नहीं आती थी। तो मैं उसमें पला बढ़ा, लेकिन उन्होंने महसूस कभी नहीं होते, लेकिन हमें पता था कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो वो अभाव पता थे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे रोका नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं, मेरे पिता श्री श्याम सिंह लोढ़ा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। मतलब अगर वो इस फील्ड में होते तो मेरे ख्याल से मुझसे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होते। शायद उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वही मुझे जीन्स में मिला। और माँ चूँकि पढ़ने की उनको बड़ा शौक, तो उनकी भाषा, तो जब मैं, जैसे मुझे डिबेट बोलने जाना है, मुझे कवि सम्मेलन में पहले मेरे सबसे पहले मुझे पिताजी लेके गए, अच्छा कविता लिखी, चल। तो वो जो, यानी वहीं से इंस्पिरेशन, हाँ, वो जो उन्होंने पीठ थपथपाई, अगर उन्होंने उस वक्त वहाँ रोक दिया होता और कह दिया होता कि क्या काम है, चल सब छोड़, तो शायद नहीं होता। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। और वरना तो एक चार दीवारी के अंदर रह जाता मैं। अच्छा, तो राजस्थान से सर मुंबई की जर्नी किस तरह की रही? हमारी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है उस ऊपर वाले ने, जो ऊपर जो खुदा है उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। तो एक्चुअली कुछ डिसाइड कभी किया ही नहीं था। शो आया, जब पहला शो 2000 के आसपास
दो वाह वाह, तो सैकड़ों एपिसोड किए, बॉम्बे में भी शूट किया, दिल्ली में भी शूट किया, अलग अलग जगह शूट किया करता रहा। बड़ा मज़ा आता था क्योंकि कविता का काम था। उस शो से फिर दूसरा शो निकल के आया, फिर कॉमेडी सर्कस, फिर वो शो निकल के आया, तो वो करने लगा। कॉमेडी सर्कस के सेट पे एक दिन फ़ोन आ गया हमारे जो प्रोड्यूसर हैं इस शो के, उनका असित मोदी जी का, कि मैं ये हूँ, ये करना चाहता हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें मतलब बिना किसी तय के, बिना किसी उस चीज़ के मुलाकात हुई, बात, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ यूँ करूँगा। मेरे ख्याल से ये अपने आप ही, जैसे सड़क पे हम चल रहे हैं, ये सड़क जैसे मुड़ रही है तो हम भी मुड़ रहे हैं। मतलब हमने तय नहीं किया कि हम यहाँ मुड़ेंगे, सड़क मुड़ रही है इसलिए हम मुड़ गए। तो जो रास्ते हैं ये अपने आप बनते चले गए। ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो तारक मेहता एक ऐसा शो है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। इतने साल हो गए, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी शो होगा जिसको कंटिन्यूस इतने साल। हाँ, मुझे लगता है जी, ये शो नहीं है, इतिहास है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे खुशी है कि मैं इस इतिहास का छोटा सा हिस्सा हूँ। ये एक टीम वर्क है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारी चीज़ें हैं कि मैं तो इसका एक बहुत मामूली सा हिस्सा भरूँ, लेकिन ये कुल मिला के जो कलेक्टिव एफर्ट है उसका परिणाम आप देख रहे हैं। मुझे, मेरे जहन में हिंदुस्तानी टेलीविज़न में कोई ऐसा शो नहीं है। और अब तो क्या, अब तो ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला हास्य धारावाहिक हो गया। जो 2100 से ज़्यादा एपिसोड हो गए। तो मुझे लगता है ईश्वर का एक वरदान है, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो काम करने की ये जो कुव्वत है ये बनी रहे, और जिस तरह से हम सब मिलजुल के ये करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, हम ऐसे ही करते रहे। एग्जैक्टली सर, ये तारक मेहता का ऑफर जब आया आपके पास तो तुरंत हाँ बोल दिया था कि ये कहानी भी बड़ी लाजवाब है। मैं उसके लिए मतलब हैट्स ऑफ टू मैं कहना चाहूँगा। मैं चूंकि फिक्शन का एक्टर नहीं था, नॉन फिक्शन का था, तो मुझे आदतें भी वैसी थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने वैसे उनको कहा, सर मैं यहाँ मोहन स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, यहाँ आ जाइए ना, बात कर लेते हैं। तो बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा, मैं एक शो बना रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का रोल आपको करना है, बाकी बात अब जब आप लौट आएंगे तब करेंगे। सो दैट वे इट हैपन। तो मैंने कहा भाई ये तो उस वक्त उन्होंने उसके पहले मुझे वाहवा में और क्या बातें मैं देखा था, तो उन्हें लगा कि एक्टर जो है राइटर के मेरे रोल के लिए सबसे मुफीद है। ये मेरे ख्याल से उन्हीं की निगाह थी। तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा एक व्यक्ति इस तरह से, मतलब बिना किसी ईगो हैसल, कोई बिना किसी ईगो के कि आके नहीं आपको करना है। ही केम ऑल द वे टू दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे आए मेरे से मिलने। हाँ, जब मैं सहारा स्टार से निकल रहा था, मैंने कहा एयरपोर्ट पे मिलेंगे, तो वहाँ आए। वो बहुत आसानी से नहीं आते हो, लेकिन ही केम। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही मतलब ये मुझे छू गया और मुझे लगा ये बहुत अच्छी। तो इस तरह से ये अपने आप ही हो गया। तो मैंने कहा ठीक है सर, वापस आते हैं, जब बात करते हैं। वापस आए और काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो तारक मेहता जी की अंजलि को तो देखा है, शैलेश लोढ़ा जी की रियल लाइफ अंजलि के बारे में क्या कहना है? डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो मैं कहूँगा प्रतिभा में मुझसे 1 लाख गुना है, परिश्रम में मुझसे कहीं ज़्यादा है। प्रतिभा और परिश्रम में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब वो शी इज़ वन ऑफ, वो MBA ऑनर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में PhD हैं। लव मैरिज सर? अब इसे अरेंज्ड बाय अस कह दीजिए। तो इट्स वो डीन रही हैं MBA कॉलेज की बहुत सालों तक, और बहुत बड़ी लेखक है। उनकी पहली किताब तब आई थी जब 12th में थी, सुरभि। उनकी तरह का इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ उनसे, मतलब मुझे बेहतर इंसान बनाने में उनका बड़ा योगदान है। तो वो शी इज़ माय गुरु, आई वुड से, इन लॉट ऑफ थिंग्स। और वो भी डाइट प्लान देती है आपको कि? देखिए, कई बार क्या होता है जीवन में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अल्टीमेटली सच हो जाती है। मैं प्योर मारवाड़ी आदमी, फूडी आदमी, मुझे खाने का बड़ा शौक है, घी तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है। अब नहीं खाता मैं कुछ। अच्छा, वहीं तारक मेहता की बात करें तो इस किरदार, मतलब शैलेश लोढ़ा जी और तारक मेहता कितने सिमिलर है, कितने अलग? देखिए, एक ही समानता है मुझे लगता है कि तारक मेहता जी भी व्यंग्यकार हैं और शैलेश लोढ़ा भी व्यंग्यकार है। उसके अतिरिक्त कोई समानता नहीं। तारक मेहता एज अ रोल बड़ा कंपोज और शांत व्यक्ति है, मैं इतना शांत नहीं हूँ। तारक मेहता जी बड़े मस्त, गुस्सा नहीं आता है। शैलेश लोढ़ा को गुस्सा आता है। हाँ, तारक मेहता गद्य के लेखक है, शैलेश लोढ़ा कविताओं, पद्य के लेखक है, वो कविताएं करते हैं। तो ये फ़र्क है, लेकिन हाँ, मूलतः दोनों ही व्यंग्यकार हैं।
लेकिन वो थोड़े से सुलझे हुए हैं, मैं इतना सुलझा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, आप ये कहते हैं कि किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल जी होता है। जी। एक शायर ने कहा भी है कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। वाह! तो तारक मेहता की ये कौन सी चीज़ है जिसे यूएसबी कहा जाए शो की, जिससे ऑडियंस इतनी अटैच्ड है? देखिए, मतलब ऐसा मैं बताता हूँ, अगर आपको पता हो कि क्या चीज़ है तो फिर तो आप फिर से निर्माण करने लग जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कभी एक चीज़ नहीं होती। देखिए, यहाँ 20-22 हमारे कलाकार हैं और हर के अपने फैंस हैं, मेल्स हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि लोगों का इस तरह की सोसाइटी, उनका एक सपना होती है कि ऐसी जगह रहे जहाँ सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग मिलजुल कर रहें, जहाँ किसी एक व्यक्ति की समस्या सबकी समस्या, किसी एक व्यक्ति की खुशी सबकी खुशी। ऐसा कहाँ होता है? ऐसी कम्युनिटी लिविंग होती कहाँ? मैं मेरे बचपन में ऐसी जगहों पर रहा हूँ, उन मोहल्लों में जब सब घर आसपास होते थे तो किसके घर में क्या पक रहा है सबको पता होता था। लेकिन आज के दिन में शायद हम ये चीज़ें भूल गए, हमसे दूर होती चली गई। तो जो चीज़ें दूर होती जाती हैं हम उन्हें पाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आदमी कहीं देखता है कि यार, कई लोग कहते हैं कि इस सोसाइटी में हमें भी घर दिला दीजिए, हमारी मासूमियत से कहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा भाव है। अच्छा, अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे कि एक तो ऑथर हो आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा, नई पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा किताबों से दोस्ती करें, पढ़ें। अच्छा नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं कहेंगे। भाषा समृद्ध होगी तो संस्कृति समृद्ध होगी, संस्कृति समृद्ध होगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा। तो ये सब चीज़ें मिली जुली हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रातों रात ये सपने देखना छोड़ देंगे, सुबह उठेंगे तो हमारे पास एक BMW या मर्सिडीज़ होगी और पास में खूबसूरत सी लड़की होगी, हाथ में आईफोन होगा, या कोई प्रोड्यूसर कॉल करेगा कि आ जाएगा। ये देखिए, ईश्वर में आस्था रखें तो जीवन में होगा। थोड़ा सा परिश्रम करने की जीवन के अंदर ये एक रखें कि भाई रास्ता है तो चलना तो पड़ेगा ही। अच्छा, वहीं ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जैसे मुझे बहुत मज़ा आया, ये जो 10 मिनट भी मैंने आपके साथ स्पेंड किया, आई फील लाइक राजस्थान से लेकर मुंबई तक मैंने आपकी जर्नी जी ली 10 मिनट की। तो ये मुंबई आने के बाद राजस्थान को कभी मिस किया? क्या मैं देखिए, कुछ चीज़ें आपके भीतर ऐसी होती हैं जिन्हें आप इसलिए मिस नहीं करते क्योंकि वो भीतर ही होती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक आदमी जिस भी धरती का, आदमी को अपनी धरती से प्यार होता ही है। अपनी धरती से प्यार हो गया। मेरे लिए, मुझे मुंबई से बहुत प्यार है क्योंकि मेरी कर्मभूमि। मतलब आप ये, आई लव दिस सिटी द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब इतना प्यार है। राजस्थान मेरी शिराओं में रहता है। एक आदमी को आप राजस्थान से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन आदमी के भीतर से राजस्थान बाहर कैसे निकालोगे? जो भीतर है वो तो भीतर। सर, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। Thank you, इट वाज अ Neha. प्लेजर टॉकिंग Thank टू you यू। so much. थैंक यू सो मच। मैं सो रही थी एंड माई मदर केम अप टू मी रात के 2 बजे एंड शी वोक मी अप एंड शी इज़ लाइक, तेरे लिए रिश्ता आया है। व्हाट टाइम इज इट? रात के 2 बजे कौन बोलता है रिश्ता आया है? शी इज़ लाइक, हाँ करण का। ऐसे, वो करण?